नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज भारत एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ चुका है। वैसे आत्मनिर्भर को अगर शाब्दिक अर्थ में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरे से अपेक्षा मत करें, स्वयं निर्भर बने, स्वयं पर निर्भर बने और स्वयं के जो काम है वो दूसरे से अपेक्षित किए बिना खुद ही उस काम को कंप्लीट करें। आज आप सड़कों पे, हाईवे पे, रोड पे और रेलवे ट्रैक पे हजारों लाखों मजदूरों को अपने घर की ओर कूच करते हुए देख रहे होंगे। ये मजदूर आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कोई साइकिल से, कोई रिक्शे से, कोई पैदल, कोई अपनी माँ को कंधे पे बैठा के, कोई अपने बेटे को कंधों पे बैठा के अपने गांव की तरफ कूच कर रहा है। सचमुच आज ये भारत 1947 के भारत की कुछ झलकियां हमें दिखा रहा है। कोने कोने से आने वाले विचित्र वीडियो उस दर्द को बयां कर रहे हैं जिन्हें शायद कोई भी शब्दों में ना लिख सके। आज की वीडियो में हम 4 पॉइंट में पूरे क्राइसिस को ठीक से समझेंगे। पहले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि इस समय ये जो मजदूर हैं वो इतने बड़े बड़े राज्यों में कर क्या रहे हैं। वो महाराष्ट्र में, केरला में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, गुजरात में ये मजदूर इतनी भारी संख्या में पहुंचते क्यों हैं, क्या कारण है जो उनको वहां पर ले जाते हैं। दूसरे पॉइंट में हम ये समझेंगे कि इस समय मौजूदा हालात क्या हैं, क्या वो कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या कैसे घर वापस जाएगी। तीसरी चीज हम समझेंगे कि सरकार के क्या क्या कदम थे और वो कितने प्रभावी रहे। साथ ही साथ हम केरला मॉडल का भी एक एनालिसिस करेंगे कि केरला ने किस प्रकार अपने प्रवासी मजदूरों, जो उनके यहाँ गेस्ट मजदूर कहे जाते हैं, उन्होंने किस प्रकार इस समस्या को टैकल किया। और सबसे आखिरी पॉइंट में हम ये देखेंगे कि करना क्या चाहिए, अब आगे की राह क्या हो सकती है, क्या बेहतर विकल्प निकाले जाएं जिससे इस समस्या का समाधान जल्दी से ढूंढा जा सके। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में ये जो मजदूर हैं वो इन राज्यों में कर क्या रहे हैं, जो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे राज्यों में ये मजदूर पहुंचे कैसे। अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, वेस्ट बंगाल ये सबसे ज्यादा माइग्रेंट वर्कर को अपने राज्यों से भेजते हैं। भेजने का मतलब ये नहीं है कि सरकार उनको भेजती है, यहाँ के जो मजदूर हैं खुद पलायन करके महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका जो आपके वेस्ट और साउथ में जो राज्य हैं वहां पर पलायन करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए नॉर्थ और ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वहां से लोग पलायन करके वेस्ट और साउथ के राज्यों में पलायन करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वो उत्तर प्रदेश, बिहार को छोड़कर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अपने घर से इतनी दूर जाकर काम करते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो आंकड़ों में छुपा हुआ है। अगर आप आंकड़ोवार तरीके से समझें तो जो टॉप भारत के जो राज्य हैं, जो जीडीपी के अनुसार, मतलब जहां पर आर्थिक गतिविधियां सबसे तेज हैं, उस हिसाब से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका और गुजरात ये 4 ऐसे राज्य हैं जो इस समय टॉप नंबर पे भारत की जीडीपी को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर समझिए कि जिस राज्य की जीडीपी ज्यादा होगी तो समझ लीजिए कि वहां पर आर्थिक गतिविधियां या वस्तु के संबंध में या सेवाओं के संबंध में सबसे अधिक होंगी। अगर आर्थिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं तो समझ लीजिए कि पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होगा। अगर आप समझें तो केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली के आंकड़े मेरे पास हैं तो महाराष्ट्र में लगभग 1,91,000 के आसपास का इनका पर कैपिटा इनकम है। मतलब एक व्यक्ति की आय लगभग 1,91,000 एवरेज के तौर पे मैं बता रहा हूं। दिल्ली का समझेंगे तो 3,65,000, केरला का समझेंगे तो 2,04,000। और उन राज्यों की बात करें जहां से ये मजदूर जाते हैं तो बिहार, यूपी सबसे नीचे आते हैं। बिहार में मात्र 43,000 सालाना एक एवरेज व्यक्ति की सालाना आय है और जो यूपी का है, यूपी में लगभग 66,000 रुपए है। तो बेसिक सी बात समझ में आती है कि इतनी कम जो इनकी पर कैपिटा इनकम होती है वो इनको मजबूर करती है कि वो बड़े राज्यों में जाएं और वहां पर अपनी कमाई का एक जरिया ढूंढे। दूसरी चीज ये है कि वहां पर काम आसानी से मिल जाता है। इन राज्यों में काम बहुत ही आसानी से मिलता है। अगर आप थोड़ा एक एग्जांपल के तरीके से समझें, जैसे मेट्रो सिटीज है, मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूं। अगर एक मेट्रो स्टेशन है तो आप समझिए कि उस मेट्रो स्टेशन से नीचे आपको बहुत सारे ई रिक्शा मिलेंगे। तो वो ई रिक्शा चलाने वाले लोग कौन होते हैं? ये मजदूर, माइग्रेंट वर्कर ही होते हैं। कोई वहां दिल्ली के लोकल के नहीं होते, वो मैक्सिमम आपको प्रवासी मजदूरी दिखेंगे। प्रवासी जो लोग वहां से प्रवास करते हैं दूसरे राज्यों से, वो आते हैं। अगर किसी जगह आप रेस्टोरेंट खोलते हैं, किसी जगह आप मॉल खोलते हैं तो वहां के आसपास की जो गतिविधियां होती हैं उनको भी एक बूस्ट मिलता है।
और समझिए कि बिल्डिंग्स ज़्यादा बनाई जाती हैं, रोडें बनती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी अधिक तौर पे की जाती है। तो ऐसा होता है कि जो मजदूरों को काम मिलता है वो उत्तर प्रदेश, बिहार की अपेक्षा दिल्ली, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा तरीके से मिलता है। तो ये लोग मजदूर अपने राज्यों को छोड़कर उन राज्यों में जाते हैं जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अधिक संख्या में होती है। अब दूसरी चीज ये निकल के आती है कि अब क्या हो गया है। तो समझिए, कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा, देश में लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन लगने से सारी आर्थिक गतिविधियां शांत कर दी गई। अब अगर आप वित्त मंत्रालय के आंकड़ों से जाएं तो लगभग भारत में 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर हैं जो एक राज्य को छोड़ के दूसरे राज्यों में या एक जिले को छोड़ के दूसरे जिले में काम करते हैं। तो ऐसे जो लोगों की जो इनकम थी उनमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया। आप समझिए, इस बात को समझिए कि वो खुद के घर में नहीं रहते हैं। वहां पर उनका जो, अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात करें तो हार्डली वो कम से कम 4 से 5 हज़ार या 3 से 5 हज़ार के आसपास का किराया भरते हैं। और जो गांव में उनके जो चिर परिचित परिवार वाले लोग रहते हैं वो भी इन्हीं लोगों के आश्रित, इन लोगों पर ही आश्रित रहते हैं। मतलब जो मजदूर इस समय यूपी का एक कोई किसी गांव का मजदूर अगर महाराष्ट्र में काम कर रहा है तो आप समझिए वो अपनी रोजी रोटी तो चला रहा है, ऊपर से वो अपने गांव को भी, गांव का जो परिवार है उसको भी संभाल रहा है। तो जब लॉकडाउन लगाया गया तो इनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि ये डेली वेजर्स होते हैं, ये डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा कि उनके पास कमाई का साधन एकदम चला गया। अब उनके परिवार में 3 से 4 लोग अगर वहां पर हैं या गांव में हैं तो उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। दूसरी चीज ये कि ये प्रवास क्यों करने लगे। प्रवास इस तरीके से करने लगे, इस बात को समझिए कि अगर उनके पास कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए काम नहीं होगा, उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो वहां पर गुजारा नहीं कर सकते हैं। कोई ये गांव नहीं है कि आप यहाँ पर फ्री में रह लें, आपको राशन भी फ्री में मिल जाएगा। अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो वहां पर अगर आप किराए के मकान में रहे तो आपको किराया वहां देना पड़ेगा, और वहां पर किराए को 2-3 हज़ार रुपये नहीं होता, इससे ऊपर ही होता है। और 2-3 हज़ार रुपये किसी भी मजदूर के लिए बहुत है। इतना तो सरकार भी नहीं दे रही है, सरकार भी 1,000 रुपये 2 या 3 महीने के लिए देती थी खर्च करने के लिए। तो इस बात को समझिए कि उनके पास ना रेंट के पैसे थे, ना बेसिक जो फैसिलिटीज उनको चाहिए, खाना पीना और जो उनको बेसिक जो बच्चे के लिए दूध है, दवा है, उसके लिए पैसे चाहिए, वो भी पैसे नहीं थे। तीसरी चीज थी कि उनपे इन्फेक्शन का डर बढ़ रहा था। आप इस बात को समझिए कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और ये जो बड़े बड़े दिल्ली जैसे राज्य हैं, यहाँ पर जो इन्फेक्शन का डर है वो मजदूर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो ही समझते हैं कि अगर कोई अमीर आदमी नहीं बच पा रहा है, वो इस प्रकोप से नहीं रह पा रहा है, तो हम कैसे बच सकते हैं। तो वो ही सोचते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे गांव में जो हमारे माता पिता, हमारा परिवार है, उसका क्या होगा। तो उनमें जो एक इन्फेक्शन को लेके डर है वो इनको अपने यहाँ से, अपने इस प्रवासी स्टेट से अपने होम स्टेट को ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगली चीज ये है कि उनके दिमाग में ये भी है कि जो आने वाला सीजन है, मतलब जो वर्षा ऋतु आने वाली है, बरसात का जो सीजन आने वाला, उनमें इनको पता है कि काम का जो एक दायरा होता है बहुत ही छोटा हो जाता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वो जो वर्कर होते हैं उनको उस समय फ्री कर दिया जाता है। क्योंकि अगर बरसात हो रही तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी काम नहीं हो पाएगा, कोई भी बिल्डिंग नहीं बना पाएंगे, आप रोड नहीं बना पाएंगे उस तरीके से। तो जो ये सीजनल काम होता है वो उस समय के लिए रोक दिया जाता है। तो उनको ये भी पता है कि आने वाले 3 से 4 महीने में उनके कोई काम नहीं मिलने वाला है। तो वो वैसे भी माइग्रेंट जो वर्कर होते थे वो इस सीजन में अपने घर चले जाते थे या फिर वहां पर कोई और काम करने लेते थे। लेकिन इस समय परिस्थितियां ऐसी हैं कि ना वो अपने घर जा पा रहे हैं, ना उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने ये रास्ता चुना कि चलिए हम अपने सड़कों के रास्ते ही अपनी तरफ, अपने गाँव की तरफ बढ़ चलते हैं। अब बात यह आती है कि इतना सब कुछ हो गया, सरकार क्या कर रही थी। तो अब इस बात को समझिए कि जब लॉकडाउन किया गया था तो किसी को भी अर्ली वार्निंग नहीं दी गई थी, किसी को भी ये नहीं बताया गया था कि फला दिन से आपका लॉकडाउन शुरू होगा। मोदी जी 8 बजे आते हैं, वो 4 घंटे का समय देते हैं राज्यों को और इसके बाद लॉकडाउन चालू हो जाता है। तो जो मजदूर था उसके सामने बहुत बड़ी गंभीर समस्या आ गई, क्योंकि वो डेली वेजर्स होते हैं। उन्हें पता था कि अब ये मामला बहुत ही गंभीर होने वाला है। सरकार के स्टेप्स क्या थे? उन्होंने स्टार्टिंग में लगभग 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया था, जिसे अभी भी 20 लाख करोड़ में लगभग ऐड कर दिया गया है। तो 1,70,000 के पैकेज में, उनका 70,000 करोड़ के पैकेज में लगभग उन्होंने राशन उस समय फ्री कर दिया था और कुछ फाइनेंशियल एड लगभग 1,000-2,000 रुपए की उनको प्रोवाइड की थी। अब इस बात को समझिए कि जब ये चीजें दी गई थी तो राशन कार्ड पे मिल रहा था। तो राशन कार्ड उनके गांव में था तो उनको राशन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था। पैसे भी जो थे वो उनकी जो माइग्रेंट वर्कर थे उन तक पहुंच नहीं बन पाई।
जिनको पैसे मिले भी 1000-2000 जो मिले, तो आप समझ सकते हैं 50 दिन हो चुके हैं। तो 1000-2000 आजकल 2 से 3 दिन भी नहीं चलते हैं। तो ये तो माइग्रेंट वर्कर हैं, इनके परिवार होते हैं। हम जब युवा पीढ़ी 1000-2000 रुपये 2-4 दिन नहीं चला पाते हैं, तो ये ऐसे वर्कर्स थे जिनको 50 दिन के लिए 1000-2000 रुपये देना, ये तो एक मजाक था। अगली जब दूसरा लॉकडाउन कंप्लीट हुआ, उसमें ऐसी बातें की जाने लगी कि आप इनको उनके जो पैतृक गांव है उनको वहां तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया, तो केंद्र सरकार ने लगभग 1 मई के श्रमिक दिवस था, उस पर उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की एक अच्छी घोषणा की, जो उन्होंने बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। ये बहुत लास्ट में ये स्टेप लिया गया, जिससे अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को पहुंचाया जा चुका है। काफी मात्रा में ट्रेनें चल रही हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि लगभग करोड़ों में 8 करोड़ के आसपास, जो हमारे निर्मला सीतारमण ने बताया है, जो वित्त मंत्री, उन्होंने बताया कि 8 करोड़ के आसपास माइग्रेंट वर्कर है। तो इतनी भारी संख्या में क्या प्रवास जो हुआ है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उनको आप 8 करोड़ लोगों को पहुंचा पाने में समर्थ हैं? इतनी ट्रेनें आप चला पाएंगे? अब यहाँ पर राज्यों को और केंद्र सरकार को केरला से सीख लेने की जरूरत थी, क्योंकि आप इतनी भारी संख्या में आप प्रवासी मजदूरों को उनके गांवों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इसकी जरूरत थी ही नहीं, अगर पहले से ही जिम्मेदारियां राज्य सरकार ठीक से लेती। अगर हम और राज्यों की बात करें तो वहां पर स्थितियां बहुत ही खराब थी। लेकिन केरला की अगर बात करें तो केरला एक ऐसा स्टेट है जहां जो हमेशा दूसरे राज्यों को सीख देता है, चाहे वो पिछले साल के बाढ़ के टाइम की बात हो या निपा वायरस के प्रकोप के समय की बात हो। तो केरला ने हमेशा से इन ऐसी लड़ाइयों को लड़ा है और अपने आप को वहां से बाहर निकाला है। जब ये कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले केरला में 30 जनवरी के आसपास देखा गया था, तो केरला ने पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी। उन्हें पता था कि मजदूर ऐसा एक पैनिक क्रिएट हो सकता है मजदूरों में। तो ऐसा नहीं कि वहां पर मजदूर घर जाने को तैयार नहीं है, ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहते हैं कि घर ही ना जाएं, लेकिन कुछ मजदूर वहां के घर जाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने महाराष्ट्र में देखा, मुंबई में देखा, सूरत में देखा, दिल्ली में देखा कि मजदूर सड़कों पे आ रहे हैं और रोटी की मांग कर रहे हैं। कुछ स्टेशन पे आप देख रहे होंगे कि जो रिलीफ पैकेट आ रहा है उसके लिए छीना झपटी चल रही है। तो ऐसा केरला में कहीं देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहां के राज्य ने अपने मजदूरों की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की। अगर आप थोड़ा उनके प्रीवियस चीज़ों की बात करें तो उन्होंने क्या किया है कि बहुत साल पहले उन्होंने इंटर माइग्रेशन वेलफेयर स्कीम चलाई थी अपने मजदूरों के लिए, जो वहां बाहर से राज्यों से उनके राज्यों में काम करने आते थे, उनके लिए एक वेलफेयर स्कीम, मतलब उनकी देखभाल के लिए एक स्कीम चलाई गई थी। दूसरी चीज, ये मजदूरों की स्वास्थ्य, शिक्षा और घर के लिए अलग से योजनाएं चल रही थी। स्वास्थ्य के लिए उनकी एक आवास योजना चलती है, शिक्षा के लिए उन्होंने फ्री एजुकेशन कर रखा है, और घर के लिए उन्होंने घर बनाने के लिए, मजदूरों के लिए घर बनाने के लिए अपने कुछ प्लान रखे हुए हैं। तो केरला पहले से तैयार था। अब अगर करंट क्राइसिस की बात करें तो अगर आप आंकड़ों पे जाएंगे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग 70% के आसपास जो देश में रिलीफ कैंप लगाए गए। अब समझिए कि 70%, 100 में से 70 रिलीफ कैंप केरला जैसे जो एक छोटी क्षेत्रफल का एक राज्य है, वहां पर लगभग भारत के कुल 70% रिलीफ कैंप सिर्फ केरला में लगे थे। तो एक बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने तैयारी कर रखी थी। आप अगर आज के मामलों में आप जाएंगे, आज उनके वहां मामले में जाएंगे तो लगभग 30, 40, 35 वहां पर सिर्फ इस समय करंट केसेस हैं, मतलब वहां पर केसेस आने बंद ही हो गए। 3 से 4 मौतें वहां पर टोटल हुई हैं। तो अब ये समझते हैं कि जिस राज्य में पहला मामला आया था उस राज्य में इस समय सिर्फ 30-35 करंट केस हैं। तो एक बहुत ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ राज्य सरकारों ने केरला से बात भी की है कि वो किस तरह से अपने क्राइसिस को हैंडल कर रहे हैं, और केंद्र सरकार को भी उनकी हेल्प लेनी चाहिए। अगली चीज ये है कि उन्होंने मजदूरों को जो सुविधाएं प्रोवाइड की, जैसे बताते हैं कि वहां पर माइग्रेंट वर्कर नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो अपने वर्कर्स को गेस्ट वर्कर बोलते हैं कि आप हमारे अतिथि हैं, आप हमारे अतिथि के रूप में हैं, हम आपको इस समय जो इस सिचुएशन है हम आपका पूरा साथ देंगे। तो उनका एक कॉन्सेप्ट ही अलग है, वो अपने मजदूरों का पूरा ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने प्रॉपर मेडिकल केयर उनको प्रोवाइड की इस क्राइसिस के दौरान, कि किसी भी मजदूर को कोई भी जरूरत हो तो वहां पर
तुरंत उनको मिल सके। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने ये भी काम किया कि किसी एक मजदूर को, जैसे वहाँ पर अगर मजदूरों का आप थोड़ा बहुत डिविडेंड देखें तो वेस्ट बंगाल का मजदूर भी है, आंध्र प्रदेश का मजदूर भी है, तमिलनाडु का भी है, यूपी का, बिहार का भी है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो यूपी का आदमी होगा वो जो बंगाली डिश होगी उसको पसंद करता होगा। तो उन्होंने केरला में ऐसा किया गया कि हर स्टेट के लिए अलग अलग भोजन की व्यवस्था की। तो एक समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म से काम किया गया केरला में, जिसका उनको लाभ मिला। और माइग्रेंट वर्कर वहां पर रुकना चाह रहे हैं। वहां के माइग्रेंट वर्कर कहते हैं कि हमें ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, ये स्टेट हमें ऐसा माइग्रेंट या प्रवासी स्टेट लगता ही नहीं है, वो हमें लगता है कि हमारा खुद का एक गाँव है। तो स्थितियां बहुत अच्छी केरला ने अपने आप संभाली। अब समझते हैं कि 18 मई 19 मई आज की डेट में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को करना क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है वाकई में। जो भारत के प्रवासी मजदूर हैं जो विभिन्न राज्यों से दूसरे राज्यों की ओर सड़क से, पैदल, गाड़ी से, ट्रक से, जिस तरीके से उनको कोई भी साधन मिल जा रहा है वो उससे जा रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक वीडियोज़ आए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ब्रीफ केस पे एक बेटी लेटी हुई है, वो पैदल जा रहे हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी 2 से 3-4 दिन वो सड़क के द्वारा आती है, रास्ते में ही वो अपने बच्चे को जन्म देती है। और ऐसी बहुत ही दर्दनाक वीडियो पूरे भारत में सर्कुलेट हो रहे हैं। तो इस समय अगर उनकी मूल समस्या है तो उनको पैसे की ज़रूरत बहुत है। सरकार ने अभी जो 20 लाख करोड़ के जो पैकेज में है उनको जो रिलीफ दी है उसमें ऐसा किया गया कि 5 किलो राशन पर व्यक्ति और लगभग 1 किलो दाल की बात की गई है। लेकिन इस बात को समझिए कि राशन केवल राशन से काम नहीं चलने वाला है। अगर उनके पास 100-200 रुपए भी नहीं होंगे तो ना वो गैस भरवा सकते हैं, ना वो कुछ और काम कर सकते हैं। लगभग लाखों लेबरर्स ने अपनी जो रेंट के मकान थे उनको छोड़ दिया है। उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। शेल्टर रूम और जो रिलीफ कैंप है वहाँ पर हालात बहुत ही गंभीर हो चुके हैं। तो पहली चीज़ ये है कि सरकारों को और केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलकर लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये का उन्हें इस समय रिलीफ एड देने जरूरी है। उन्हें लगभग इस समय 5 से 7 हज़ार रुपये की ज़रूरत है। वो ऐसा नहीं चाहते कि अगर आप सोचते हैं कि हम उनको 2 से 3 महीने बाद उनको ऐसा रिलीफ दे देंगे किसी और माध्यम से, जैसे अभी हमारे जो रेडी वालों के लिए एक योजना निकाली गई है कि क्रेडिट उनको दिया जाएगा। लेकिन ये योजना 3 से 4 महीने बाद की है। कब वो बैंक खुलेगा, कब वो अपने काम पे लौटेंगे, कब उनको आप लोन देंगे, लोन से वो कब अपना काम शुरू करेंगे, वो बहुत लेट का काम है। आप अभी क्या कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी इस समय उनको पैसे की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी इस समय पैदल और अन्य साधनों से रोड से जा रहा है उनको कृपया कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना ज़रूरी है। आप लेबरर्स को अगर अपने राज्यों में जैसे जो जहाँ पर वो काम करने जाते थे वहाँ पर आकर वो संभाल नहीं पा रहे हैं तो सच में जो उनके पैतृक स्टेट हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो अपनी बसें भेजें, प्रॉपर स्क्रीनिंग करें, उनको क्वारंटाइन किए, उनको आइसोलेशन में डालें, वो सब ठीक है। लेकिन उनको इस तरीके से रोड पे पैदल और इन स्थितियों से जाने के लिए परमिशन ना दें। परमिशन इस समय उनको फोर्सफुली इस तरह से आप उनको आइसोलेट मत कीजिए कि आप पुलिस के द्वारा या किसी और सुरक्षा बल के द्वारा उनको वहाँ पर प्रताड़ित करके उनको वहाँ से हटाएं। प्रॉपर आप उनको बस भेजिए, कोई साधन प्रोवाइड कीजिए जिसको उनको एक सुरक्षित जगह ले जा सके और वहाँ पर आप क्वारंटाइन कीजिए, वो सब ठीक है। लेकिन उनको इस समय पैसे की ज़रूरत बहुत है और घर पहुँचने की ज़रूरत बहुत है। तो आशा करते हैं कि आगे की स्थितियां ऐसी ना दिखें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगभग 3 से 4 दिन में हमने आज ही सुबह की बात है कि 23 से 24 लोग एक ट्रक एक्सीडेंट में मरे। कल या परसों की बात है जिसमें 16 मजदूर एक दिन में जिनकी डेथ हो गई थी। आपने कुछ दिन पहले ट्रेन का भी एक्सीडेंट सुना होगा जिसमें लगभग 11, 12, 13 लोग वहाँ भी शिकार हो गए थे ट्रेन के नीचे। तो बड़ी गंभीर समस्या इस समय देश के सामने है। हमें ये चाहिए कि जो भी सरकार है वो इस समय अपने जो प्रायोरिटी लिस्ट है, जो उनकी एक इम्पॉर्टेंट कामों की सूची आती है, उसमें वो सबसे नंबर 1 पे प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को समझें, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन पे ही निर्भर है। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे, अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो जो दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और चेन्नई जैसे शहर जो आज शहर दिख रहे हैं, आप उनको फिर से रिवाइव नहीं कर पाएंगे। उन राज्यों की जो कहानी है वो वहीं पर एक ब्रेक सा लग जाएगा अगर इन मजदूरों को ठीक से आपने डील नहीं किया। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में स्थितियां थोड़ी अच्छी होंगी और इनको हम जो आज डेली केसेस सुनते हैं कि
इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई, उस तरह से उनकी मृत्यु हो गई, तो ये ऐसी न्यूज़ें ना आ पाएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।